वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखो, अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इन सभी सेल ऑर्गेनल्स को फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एनर्जी की। तो कहीं ना कहीं इसको भी सब्सटेंसेज और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, सेल के अंदर भी। और अगर अंदर ज़्यादा हो जाता है तो वो सेल के बाहर वो सब्सटेंसेज को रिलीज करने की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब इसकी आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं चारों तरफ, और इसी स्मॉल पोर्स के जरिए ये डिसाइड करता है कि कौन सा सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट अंदर है वो अंदर ले लेता है, और जो सब्सटेंसेज एक्स्ट्रा अमाउंट में अंदर है उसे बाहर कर देता है। तो उस रेस्पेक्ट में क्या होता है कि जो सब्सटेंस अंदर ले रहा है और बाहर कर रहा है, दैट इज डिसाइडेड कि विच सब्सटेंस इज इन एंड विच सब्सटेंस इज एग्जिट, हैज़ टू बी एग्जिट, ठीक है। दैट इज डिसाइडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयरफॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, जो मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है, दैट इज क्या बोलेंगे इसे, इस फ्लूइड को, इस लिक्विड को, इस लिक्विड को हम क्या बोल रहे हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर देखना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड है, जिसमें ये सारे के सारे फ्लूइड जो फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेज ये फ्लोट हो रहे हैं, ये सारे सब्सटेंसेज यानी सेल ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट होते रहते हैं, ठीक है। चाहे वो न्यूक्लियस हो, गोल्गी एपरेटस हो, चाहे कोई भी सब्सटेंसेज हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो आई थिंक ये पार्ट तो क्लियर हो गया। ये भी समझ में आ गया कि सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द थिन लेयर ऑफ प्रोटीन एंड फैट। क्वेश्चन ये है कि सेल मेम्ब्रेन बना हुआ किस चीज़ का होता है? तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ प्रोटीन एंड फैट का बना हुआ होता है, ठीक है। दैट सराउंड्स द सेल, वो सेल के चारों तरफ होगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। बिकॉज, क्यों कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन? बिकॉज इट अलाउज सम मटेरियल टू पास इनटू द सेल एंड ब्लॉकिंग द अदर्स, यानी जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको ब्लॉक कर देता है या एग्जिट कर देता है जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है, ठीक है। साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है? तो साइटोप्लाज्म का मैंने बोला था कि इट इज़ द जेली लाइक फ्लूइड। ये जेली लाइक फ्लूइड होते हैं, लिक्विड होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, लोकेटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होगा। इन विच ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स आर लोकेटेड, जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वे सारे लोकेट होंगे। नेक्स्ट, अब इसके अंदर मैंने आपको बोला कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो इसी पर फ्लोट करता है, साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर। तो गोल्गी एपरेटस हो गया, या फिर इसी को गोल्गी बॉडीज़ बोल लेते हैं। अब गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडीज़, अब फ्लैटेंड लेयर सैक ऑर्गेनल, यानी ये क्या होगा? फ्लैट होगा, लेयर की तरह होगा, यानी एक के ऊपर एक होंगे, इस तरीके से लेयर ओवर लेयर। और सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी कि इनके अंदर फिल, एक स्पेस होगा, ठीक है, जिसमें सब्सटेंसेस फिल हो सकते हैं। दैट लुक्स लाइक अ स्टैक ऑफ पैनकेक्स एंड इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस। और ये कहाँ पर लोकेट होगा? तो न्यूक्लियस जो होता है वो किसी भी सेल के सेंटर पे होगा, तो इसके चारों तरफ लोकेट होगा गोल्गी एपरेटस। इट प्रोड्यूस द मेम्ब्रेन्स दैट सराउंड्स द लाइजोजोम्स, यानी गोल्गी एपरेटस का रोल क्या है? तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर मेम्ब्रेन समझना, एक्चुअली होता क्या है कि जिस तरह से एक सेल जो सराउंडेड होता है, वो सेल सराउंडेड किससे होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। यानी सेल के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है, जो कि अंदर के कंपोनेंट बाहर के कंपोनेंट से किस तरह सेपरेट होता है? तो विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन इसी तरह, ठीक इसी प्रकार से जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, तो सपोज कर लो ये आपका गोल्गी एपरेटस है, तो इसके चारों तरफ भी एक मेम्ब्रेन होगा, तो जिससे ये अंदर कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वे सारे एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, ठीक है। तो इन सभी सेल ऑर्गेनल्स के चारों तरफ भी क्या होगा? मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है, जिससे वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं अंदर ही।
तो ये जो प्रोड्यूस होता है मेम्ब्रेन, जिससे सेल ऑर्गेनल सारे के सारे सेपरेट आउट होते हैं एक दूसरे से, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गोल्गी बॉडीज और गोल्गी एपरेटस। द गोल्गी बॉडीज पैकेजेस प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या कर रहे हैं पैकेज, ठीक है, तो प्रोटीन्स को और कार्बोहाइड्रेट्स इनटू द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फॉर एक्सपोर्ट इनटू अनदर पार्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को ये पैक करके रखता है अपने पास कि जब भी रिक्वायरमेंट हो किसी अदर पार्ट्स को, ठीक है, तो वो सप्लाई देने का काम कर रहा है, क्या, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, जो कि अपने पास स्टोर करके रखता है। लाइजोजोम्स की बात करते हैं, विच इज़ द अनदर सेल ऑर्गेनल्स। तो लाइजोजोम्स यहाँ पर क्या है, दैट इज इट इज़ द राउंड ऑर्गेनल्स, यानी सभी सेल ऑर्गेनल्स के अपने अलग अलग शेप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है कि सभी सेल ऑर्गेनल्स या सभी सेल जो हैं क्या उनका शेप और स्ट्रक्चर एक जैसा होता है क्या, तो आंसर होगा नहीं, नहीं होगा, ठीक है। क्यों अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर क्यों होते हैं, तो आंसर ये है कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं या सेल्स हैं उन सभी के अपने फंक्शन अलग हैं, तो हैविंग डिफरेंट फंक्शंस दे आर हैविंग द डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर लाइजोजोम्स जो उनका जो अगर हम शेप की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो वो किस शेप का होता है, राउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन, और सभी सेल ऑर्गेनल सराउंडेड होंगे तो लाइजोजोम्स भी सराउंडेड होगा, एंड कंटेनिंग डाइजेस्टिव इंजाइम्स, और ये क्या कंटेन करके रखता है, डाइजेस्टिव इंजाइम्स कंटेन करके रखता है। एक्चुअली ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स का यहाँ पर रोल क्या है जो लाइजोजोम्स है, तो देखो जितने भी हमारे बॉडीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, वे सभी एक्टिविटीज़ को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारे एनर्जी भी रिलीज होती है, वाटर भी रिलीज होता है, एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस जिसको हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं वो भी रिलीज होते हैं। तो और कहते कि जो सेल्स जैसे हमारी स्किन पर बाहर ऊपरी त्वचा पे जो स्किन टूट रही होती है, मतलब झर रही होती है या सूख रही होती है, ड्राई अप हो जाती है, तो कहीं ना कहीं वो डेड सेल्स के रूप में कन्वर्ट होती है, जिसका निकलना ज़रूरी है। तो ठीक इसी प्रकार से बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में भी तो ये काम होते होंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स यही काम करता है कि जितने भी अंदर इस तरह के जो सेल्स हैं जो डेड हो चुके हैं उन सभी सेल्स को डाइजेस्ट करके उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड के साथ उसको मिक्स कर देता है, सो दैट दे कैन ईजिली बी पास्ड, ठीक है, थ्रू एंड फिल्टर थ्रू द किडनी। वो किडनी से फिल्टर होते हुए और वे सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जितने भी हैं वे सारे किडनी से होते हुए, यूरिन से होते हुए पास आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, या स्टूल के द्वारा। तो कहने का मतलब ये सारा काम किसका है, लाइजोजोम्स का है। दिस इज़ वेयर द डाइजेशन ऑफ सेल न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस, यानी ये इतना ज़्यादा पावरफुल इंजाइम्स होते हैं, ये सेल को डाइजेस्ट करके लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो आई थिंक लाइजोजोम्स का भी पार्ट क्लियर हुआ। द गोल्गी बॉडीज पैकेजेज प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, यानी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को भी ये पैक करके रखता है इनटू द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में बाउंड वेसिकल्स फॉर एक्सपोर्ट इनटू अनदर पार्ट। जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये एक्सपोर्ट कर देता है इसी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अनदर पार्ट में। तो गोल्गी बॉडीज़ का और गोल्गी एपरेटस का फंक्शन आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो साइटोप्लाज्म का मेन क्या है ये, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था इसमें देखो कि जो सेल होते हैं, सेल का जो भी स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड होती है, जेली लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, फ्लूइड भरा हुआ होगा, ठीक है, इस जेली लाइक स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, साइटोप्लाज्म बोल रहे हैं। और यही साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड को ही हम जेली लाइक लिक्विड होती है, फ्लूइड होती है, जिसका हमने नाम क्या दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब यही साइटोप्लाज्म में मेनली क्या होते हैं कि ये सेवरल टाइप्स ऑफ एनर्जी कंटेंट करके रखता है, कंटेन करके रखता है। दूसरा, जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो फ्लोट हो रहे हैं वो कहाँ फ्लोट हो रहे हैं, इसी साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म का मेनली वर्क समझ में आया कि क्या है, यहाँ पर समझ लो, इट इज़ जेली लाइक फ्लूइड लोकेटेड इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये जेली लाइक फ्लूइड है जो कि इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ये लोकेट होता है, इन विच ऑल अदर सेल ऑर्गेनल्स आर
लोकेटेड, जिसमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, चाहे वो गोल्गी एपेटस हो, चाहे वो लाइजोजोम्स हो, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो, ठीक है, ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स कहाँ लोकेट होंगे? साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। आई थिंक साइटोप्लाज्म क्लियर हो गया। और कोई डाउट है? लाइजोजोम्स हमारा हो गया कि लाइजोजोम्स का मेनली काम क्या है। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। तो देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज आल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पहले इसके स्ट्रक्चर और शेप को देखो, इट इज स्फेरिकल। इसका शेप कैसा होगा? तो स्फेरिकल होगा।